नमस्कार बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट अगला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है डी शील्डिंग इफेक्ट। इससे पूर्व अपन ने पढ़ा शील्डिंग इफेक्ट। तो एक बार अपन शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी दोबारा ले लेते हैं। अपन ने कहा कि CH बॉन्ड होते हैं। CH बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड है, CH बंध का जो सिग्मा बंध है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर करते हैं कंपाउंड में, इस प्रकार से कि ये हाइड्रोजन एटम है और ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। इस प्रकार CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन का नाभिक है और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते हैं, इसे इस प्रकार से। और अपन ने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया था, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0 इसकी डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसकी दिशा दोनों एक ही दिशा में थे। एक दिशा में नहीं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे, एक दूसरे का उल्टा करते थे। जैसे ये तो उत्पन्न हुआ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसको अपन कहते थे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, और अपन ने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया H0। ये एक दूसरे का अपोज कर रहे थे, एक दूसरे के विरोधी थे। तो ये तो हुआ इंड्यूस्ड चुंबकीय क्षेत्र। कहां से आया? ये जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन का नाभिक है। तो कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो गति से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो था प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। और ये अपन ने बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया, जिसको कहते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं। इसका मतलब एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो इससे शील्डिंग घटना होती है। आज अपन पढ़ेंगे डी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझने लायक टॉपिक है। तो डी शील्डिंग इफेक्ट, विपरिरक्षण प्रभाव, विपरिरक्षण प्रभाव, जिसको बोलते हैं डी शील्डिंग इफेक्ट, विपरिरक्षण प्रभाव या डी शील्डिंग इफेक्ट। अब इसको ध्यान से देखना। अपन ने मानो कि बेंजीन रिंग ली है अपन ने, कोई जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह है बेंजीन वलय और इस बेंजीन वलय में पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस बेंजीन में अनुनाद पाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन में, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे, इसके यहाँ, इसके यहाँ। तो इस प्रकार से चक्रीय अनुनाद पाया जाता है, सर्कुलर रूप से इलेक्ट्रॉन, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड रिंग करंट। तो इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉनों की, इसमें सक्रिय रूप से गति होती है, जिसको अपन ऐसे भी लिखते हैं कि ये बेंजीन रिंग है और इलेक्ट्रॉन पूरी बेंजीन में चक्रीय रूप से गति करते हैं। इस प्रकार से अपन बेंजीन को लिखते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब चक्रीय रूप से गति करेंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होने के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, जिसको कहते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र। अब बेंजीन से अपन को पता हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये बेंजीन वलय, जिसके प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और जब पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जब गति करते हैं, तो इनकी गति से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको अपन कहते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की गति से, जिसको अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अपन ये कह रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण जब गति करते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है।
और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के बाद में अब चूंकि प्रोटॉन बेंजीन वैलेंस से जुड़े हुए हैं तो प्रोटॉन का खुद का नाभिकीय स्पिन होता है, तो अपन बाहर से क्या लगाएं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। जब इस कंपाउंड पे बाहर से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसको H0 से लिखते हैं, H0 का मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और पाई इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण उत्पन्न द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, समान है। जैसे इसकी डायरेक्शन भी इधर है और अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन भी समान है, तो अपन लिखें कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा एक समान होती है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो मान लो कि ये द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र हुआ और ये हुआ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0, दोनों की दिशा समान है। तो दोनों की जब दिशा समान होगी तो दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, रीइंफोर्स। एक ही दिशा में दोनों क्षेत्र लगते हैं, दोनों चुंबकीय क्षेत्र लगते हैं, तो प्रोटॉन, तो जिससे क्या होगा, जो प्रोटॉन है बेंजीन रिंग के, ये प्रोटॉन अत्यधिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र महसूस करेंगे, अत्यधिक फील्ड स्ट्रेंथ महसूस करेंगे, हाई फील्ड स्ट्रेंथ, अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र की जो सामर्थ्य है वो महसूस करेंगे, और हाई फील्ड स्ट्रेंथ के कारण प्रोटॉन की फिल्पिंग नहीं हो पाएगी, नाभिकीय स्पिन है इसकी फिल्पिंग नहीं हो पाएगी। तो अपन को जब प्रोटॉन की फिल्पिंग होगी, प्रोटॉन की स्पिन काम करेगी, तभी तो एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फील्ड स्ट्रेंथ को कम करना पड़ेगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए क्या चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन कम होंगे इसका मतलब उनको प्रोटॉन भी कम चाहिए, लेस प्रोटॉन, और लेस प्रोटॉन होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य कम हो जाएगी, कम होगी तो प्रोटॉन फिल्पिंग करेंगे तो अपन को एनएमआर में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और इस परिघटना को डीशील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। बेंजीन वैलेंस, बेंजीन में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में गति करते हैं, अनुनाद पाया जाता है जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड रिंग करंट। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गति से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, चुंबकीय आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको अपन कहते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र। और अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की डायरेक्शन समान होती है, और दोनों की डायरेक्शन समान होने के कारण जो प्रोटॉन है वो अत्यधिक मात्रा में फील्ड सामर्थ्य महसूस करते हैं, और अधिक फील्ड सामर्थ्य महसूस करने के कारण अपन को एनएमआर में स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रोटॉन का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अपन को चुंबकीय सामर्थ्य कम चाहिए, तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन घनत्व चाहिए, और कम इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा तो अपन को एनएमआर में स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो इस परिघटना को कहते हैं डीशील्डिंग इफेक्ट। इस प्रकार की परिघटना क्या कहलाती है, डीशील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।